पुतिन यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ नहीं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का साथ दे, पुतिन का नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं व्लादिमीर पुतिन से। रशियन सदर ने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश के ऊपर, और ये कहा है पुतिन ने कि मुज़ाकरात हो सकते हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पुतिन कहता है कि ज़ेलेंस्की नाजायज सदर है यूक्रेन का। अब ये गर्मा गर्मी चल रही है दोनों तरफ से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जब कमान उठाया अपने नई सदारती दौरे का, तो उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट के ऊपर एक लंबा नोट लिख के एड्रेस किया व्लादिमीर पुतिन को, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें ये जंग रोकनी होगी, दुनिया की खातिर हमें ये जंग रोकनी होगी। तो इसके जवाब के अंदर अब पुतिन साहब ने ये कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की बात करना चाहता है तो उसको अपने नुमाइंदे मुकर्रर करने होंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की से बराह रास्त बातें नहीं हो सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुतिन ज़ेलेंस्की एक नाजायज सदर है, और अपनी टर्म खत्म होने के बाद वो मार्शल लॉ के जरिए हुकूमत कर रहा है। अब ज़ेलेंस्की के दिन तो इतने उसने अरब डॉलर उठा लिए हैं कि अगर दिन उसके कम भी हैं, अगर वो बच के निकल जाता है तो उसके लिए मैलिबू में अमेरिका के अंदर जगह तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है इसके जवाब के अंदर? ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोप से डरता नहीं है। अगर असली अमन चाहिए, अगर असली डील चाहिए, तो अमेरिका को ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा, इसके बजाय और कोई चारा नहीं है। टिट फॉर टैट, बैक एंड फोर्थ चल रहा है एक ऐसे वक्त के ऊपर जब यूक्रेन की जंग को एक्चुअली हो गए, यस, यूक्रेन की जंग को अगले 3 हफ्तों के अंदर 3 साल होने को आ जाएंगे। वाह, 2022 की बात है, मुझे याद है मैं 23 फरवरी 2022 को मैं फ्लाई इन किया था इस्तांबुल से कीव एयरपोर्ट। आखिरी फ्लाइट थी वो, टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट थी, और कीव पहुंचे तो वहाँ पे गर्मा गर्मी हलचल सी मची हुई थी, और कोई गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी, ख़तरा था ऊपर एक सर पे। तो मैं और मेरा कैमरामैन था मुस्तफ़ा देगर मेंजी, टर्किश। हमने फ्लाइट ली, आखिरी फ्लाइट बोरिस्पोल एयरपोर्ट कीव के अंदर, और 9:30 बजे की ये फ्लाइट थी। ATR, वो नहीं होते विंग, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, तकरीबन कोई 30-40 लोगों की कैपेसिटी होती है उस एयरक्राफ्ट के अंदर। तो वो जहाज़ हमने लिया 9:30 बजे की फ्लाइट, एक्चुअली 8:45 की फ्लाइट थी। 9:35 पे वो ज़पोरिजिया, जो डनीप्रो रिवर के साथ चलता है, उधर लैंड की, और हम होटल पहुंचे। इन टूरिस्ट होटल के नाम से होटल था ये। गए उधर, थोड़ी चाय वाय पी, सोए, और सुबह 4 बजे कॉलें आना शुरू हो गई और सायरन बजना शुरू हो गए। और पहला लाइव जो मैंने किया था वो किया था सुबह 7 बजे या सुबह 6 बजे किया था, और फिर उसके बाद तकरीबन 85 दिन का सफ़र यूक्रेन के अंदर शुरू हुआ, जो हमें लेके गया ज़पोरिजिया से डनीप्रो, ओलेक्जेंड्रिया, फिर विनित्सा, उमान, कीव, लिविव, ऐसे ऐसे नाम जो आपको शायद जिंदगी में ना सुने हो। मगर एक बड़ी वाज़ेह चीज़ हुई कि घंटों के अंदर बैरिकेड्स खड़े हो गए, चेक पॉइंट्स सामने आ गए, क्योंकि पता नहीं था कि कौन रशियन है, कौन नहीं है, कौन किसकी हिमायत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद ये जंग जब से जारी है, कितने लोग मर चुके हैं इसके अंदर हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर दोनों साइड के मिला के तकरीबन 5 लाख से ऊपर, यूक्रेन और रशियन दोनों हलाकतों को मिला के 5 लाख से ऊपर लोग शहीद हुए हैं या जा भाग हुए हैं इस पूरी कार्रवाई के अंदर। ज़्यादा रशियन मरे हैं, मगर रेशो वाइज यूक्रेनियंस ने भी बहुत सफ़र किया है। ये जंग रुक सकती थी
पिछले यानी शुरू होने के कोई 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर एक टर्किश प्रपोजल अमन की, जिसको जेलेंस्की और पुतिन अगर एक्सेप्ट कर लेते, सुनने में आया कि जेलेंस्की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर अमेरिका ने और बाइडेन हुकूमत ने और टोनी ब्लिंकन ने, और उस वक्त वजीर आजम थे ब्रिटानिया के बोरिस जॉनसन, वो गए, उन्होंने अपनी बैकिंग की और कहा कि इसके ऊपर दस्तखत मत करो, हम तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और फिर सपोर्ट क्या किया, जहाज भी दिए, हिमार भी दिए, आर्टिलरी भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद एक मीट ग्राइंडर बना हुआ ये यूक्रेन के लिए भी। और रशिया तो पहले से कह रहा था कि यार ये नेटो इतना आगे आ रहा है हमारे पास, तो उसका लॉजिक तो जो था रशिया का कि डीन्यूक्लियराइजेशन हुई यूक्रेन की, और फिर ये भी बात थी, मुआहदा था कि अमेरिका नेटो को यूक्रेन तक फैलने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के बाद एक वहां पे एक इंटरनल कू आई, अमेरिकी बैक कू। यूकाशेंको उस वक्त सदर थे, रशियन अलाइंड, उनको निकाला गया, मैदान प्रोटेस्ट हुए, डॉनबास इस वक्त तक एरिया ले लिया गया था थोड़ा बहुत, और लुहांस का भी। तो ये एक लिंगर कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट 2014 से, और फिर हम जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। तो रशिया नहीं भूला, पुतिन नहीं भूला, और उन्होंने बहुत हद तक कीव के आउटस्कर्ट्स, बूचा, इरपिन, ये एरियाज के अंदर कब्जा किया। फिर वो इवेंचुअली अपना फोकस उन्होंने शिफ्ट किया दोबारा ईस्ट डॉनबास और लुहांस के एरिया में, मगर तबाही हो चुकी थी और तबाही जारी थी और जारी है। अब ये किस तरह रुकेगी ये कार्रवाई, कौन रोकेगा इसे, क्या ट्रंप रोक सकता है इसे, हम नहीं जानते। बट एक बात वाज़ेह है कि ट्रंप के आने से उम्मीद की कुछ तो किरणें आई हैं कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट अब रुक जाए। अब पुतिन साहब का भी रिस्पॉन्स आ गया इसके ऊपर, और वो कह रहे हैं हाँ हो सकता है, मुमकिन है, मगर ज़ेलेंस्की के साथ नहीं। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। और एक और बात, इसके अंदर इस जंग के बाद रशिया चाइना का भी कॉम्पैक्ट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई। चाइना ने किसी जंग का हिस्सा नहीं लिया, मगर चाइना ने टेक जरूर प्रोवाइड की रशिया को, तो एक ब्लॉक इमर्ज हुआ उसके बाद। और हमें याद रखना चाहिए, गाजा कोई 1.5 साल बाद, ये कार्रवाई के जंग के शुरू होने के बाद, गाजा के अंदर भी अक्टूबर 7 के वाकयात और फिर इजरायली बर्बरियत और फस्तायत उरूज पे चली गई। अगेन कमेंट करते रहें, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।